गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वास्तविक संख्या के चैप्टर नंबर 1 का सी करेंगे, पेज नंबर N22 वास्तविक संख्या। इससे पहले तुम्हारा दो टॉपिक पहले से ही करवा रहे हैं, एक तो समांतर श्रेणी और एक नियामक ज्यामिति। तुम्हारा 3 टॉपिक हम रेगुलर करा रहे हैं। तो आज तुम्हारा 3 को वीडियो अपलोड होगा, जिसमें से पहले 2 वीडियो डेली अपलोड किया जा रहा है। तो ये वाला अभी अपलोड करेंगे और लगभग 2 बजे नियामक ज्यामिति का और 6 बजे समांतर श्रेणी का अपलोड करेंगे। तो आज 3 वीडियो अपलोड करेंगे। चलो तो आओ आगे पढ़ते इसको। पहला करें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो अंडर रूट एक संख्या है, या तो परिमेय भरना या तो अपरिमेय भरना है। तो ये वाला हम बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं, जाके प्ले लिस्ट में वास्तविक संख्या के पूरा वीडियो देख लेना। तो ये सब ऐसे बन जाएगा देखते के साथ। तो चलो ये कैसे, जब अंडर रूट में दिया हुआ रहेगा तो इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड से। ये 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में, यानी 15 को हम 3 रूट 5, 2 में से ना 1 रूट में से निकलता है। तो यह रूट में से नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है पूरा पूरा, तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। दूसरा देखो, ये तो सीधे पता चल रहा है कि रूट 2 है या रूट 3, ये भी ना अंडर रूट से निकलेगा। तो ये भी कौन होगा? अपरिमेय संख्या। शॉर्टकट में चल रहे हैं क्योंकि इसको पूरा डिटेल से आगे के वीडियो में करवा दिए, पिछले वीडियो में। 4 ये तो रूट से बाहर है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ प्लस में जुड़ा हुआ है क्या? अंडर रूट 11। तो ये ना कि खाली इसको देख के परिमेय संख्या मार देंगे, ये दोनों एक साथ घर में है, तो ये दोनों को लेकर बोला जाएगा कि परिमेय की अपरिमेय। तो ये तो परिमेय कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आकर पूरा काम गड़बड़ कर दिया। तो ये अंडर रूट 11 अपरिमेय, तो ये पूरा अपरिमेय संख्या हो गया। चौथा 1/√5, √5 भी वर्गमूल नहीं पूरा पूरा निकलेगा, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आगे बताए थे कि जब नीचे रूट दिया हुआ रहेगा, ऊपर रूट दिया रहेगा, तो किसी भी हालत में रूट से बाहर निकालो पहले। तो पहले हम √8 को निकालते हैं। तो देखो 8 को निकालेंगे तो 4 मरते में 2, यानी √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो 2 में से 1 निकलेगा कि नहीं? तो 2 में से 1 रूट के अंदर रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि हम 5 रह देंगे और उसमें से √8 को जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। √8 के बदला क्या लिखेंगे? 2 उसके बाद नीचे क्या है? √2। तो गुना में है इसलिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। तो इसी कारण ये कौन हो गया? परिमेय संख्या। क्लियर? तो इससे पहले तुम्हारा जो भी पहले वाला वीडियो वो पहले देख लेना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन देखे से पहले ये क्वेश्चन देखो, सिद्ध करें कि √1 अपरिमेय संख्या है। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या होता है? ई टाइप का VVI, जो VVI कहते हैं तो समझ लो कि जरूरी है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में देगा ही देगा। तो इससे रिलेटेड चाहे √3 बोले, चाहे √5 बोले, चाहे √7 बोले, सब एक के टाइप का है अपरिमेय संख्या। तो एगो सीख लेंगे तो इसके टाइप पर कोई भी देगा तो उसको भी बना लेंगे। तो एक बात देखो, इसको सीखने से पहले इसका कुछ पॉइंट पहले सीखना होता है, जो तुम्हारा सीखियो कि नहीं सीखियो वो बाद में पता है, लेकिन आप सीख जाओ। देखो सबसे पहले एक होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है ये समझो। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है 2 गो तुम्हारा अंक देगा, जैसे 8 और 12। ये दोनों में कौन कौन उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो गुणनखंड का मतलब होता है कि उसका पहाड़ा में आना, यानी 1 का पहाड़ा में तो 8 आ जाएगा, चलो 2 का पहाड़ा में 8 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद 4 का पहाड़ा में आएगा, उसके बाद उसके बाद 8 का में, यानी ये गुणनखंड हुआ 8 का। 8 का कौन कौन गुणनखंड हुआ? एक तो 1 हुआ, एक हुआ 2, एक हुआ 4, एक हुआ 8, क्योंकि 1 का पारा में 8 आएगा, 2 का पारा में 8 आएगा,
4 का पारा में 8 आएगा और 8 का पारा में 8 आएगा। अब इसका कौन कौन गुणनखंड होगा? इसका भी तो एक होगा, एक यानी सब के गुणनखंड में होगा। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12, यानी 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12, ठीक ना। और 8 का गुणनखंड 1 2 4 8। तो आप देखो उभयनिष्ठ के मतलब क्या होता है कि दोनों के अंक में मौजूद होना चाहिए, दोनों के अंक में मौजूद होना चाहिए। कहने का मतलब है 1 1। देखो 8 के भी गुणनखंड 1 है और 12 के गुणनखंड भी 1 है। अब देखो 2 इसमें भी 2, तो अब लेकिन 3 इसमें 3 नहीं ना है, नहीं, ये 4, ये भी 4, लेकिन 8 अब नहीं ना है, 12 नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है? तो कौन हो गया? 1 2 4। अब कोई नहीं ना है, यानी दोनों घर में जो मौजूद होगा गुणनखंड वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इससे तो क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले ये जानो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। ये सब साथ बताया होगा कि नहीं कोचिंग में, लेकिन आज सीख लो। आगे लेते हैं एग्जांपल 20 और 12 का। तो देखो पहले 20 का गुणनखंड निकालो, तो 1 तो होवे करेगा कि 1 का पहाड़ा में कोई भी संख्या का आ जाएगा। 2 भी तो होगा, 4 होगा, 3 नहीं होगा, 5 होगा, 10 होगा और 1 20 होगा। अब तो नहीं होगा 20 का, 1 2 4 5 10 20। अब 12 के निकालो, 1 तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, उसके बाद 4 भी होगा, उसके बाद 6 भी होगा, उसके बाद 12 होगा। यानी 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 और 20 का गुणनखंड 1 2 4 5 10 20। अब दोनों गुणनखंड के मिलाओ कि दोनों में कौन कौन मौजूद है। तो ध्यान से देखो 1 तो 1 है, 2 भी है, अब 4 भी है, 5 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। यानी तुम्हारा 20 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद कोई नहीं ना है यह। तो हम सिर्फ अभी क्या बताए हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में समझाए हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा कि कौन हो गया। अब आगे के 5 समझो। अब मान लिया जाए हमको P बटा Q। अब इसको समझो, P के पास कोई और होगा अंक और Q के पास कोई और अंक होगा। अब हम इसको मान लिया जाए कि 8 और इसको ले लेते हैं 12। एक बात बताओ, ये दोनों में उभय गुणनखंड होगा कि नहीं? उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि इसका कौन होता है 1 2 4 और 1 8। इसका देखो 1 2 3 4 6 12। तो देखो 1 1 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, उसके बाद 4 भी मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा है, नहीं। यानी 8 और 12 ऐसा 2 गो अंक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब आगे देखो क्वेश्चन। अब तुम्हारा हम इसको ले रहे हैं 7 बटा 12। एक बात बताओ, 7 और 12 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं? चेक करो। 7 का 1 का पारा में आएगा, एक उसके बाद 1 के गुना 7 का में आएगा, लेकिन 12 1 का में आएगा, 2 का में आएगा, 3 का में आएगा और 4 का में आएगा और 6 में, उसके बाद 12 में। तो देखो सिर्फ
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक और कोई नहीं ना है, तो कहेंगे कि 7 और 12 एक ऐसा दो अंक है जिसके पास सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो भी कौन है, एक और कोई नहीं है। उसी प्रकार 5 और 4 ये दोनों भी ऐसा संख्या है जिसके पास तुम्हारा सिर्फ एक गुणनखंड है, वो भी एक। क्लियर तो हो गया होगा। एक और ये क्या होगा 5, इसका 1, इसका 2, इसका 4, तो देखो दोनों में एक एक मिला है कि नहीं। तो हमको ये समझाना चाह रहा है कि किसके पास सिर्फ एक के अलावे गुणनखंड है, तो इसमें एक के अलावे और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन इसमें सिर्फ एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि कौन दो ऐसा संख्या है जिसके पास सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और जिसके पास एक के अलावे और उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो आप देखो आगे के पॉइंट समझो। एक चीज देख रहे हैं कि 8 का 12 इसके पास एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसको हम काट सकते हैं। देखो चरका पारा में आएगा कि नहीं, 2 मरते में आ जाएगा, चरका में 3 बार में कटा कि नहीं, 1 बार, लेकिन इसमें 1 बार में नहीं कटेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे और कोई नहीं रहेगा तो कटेगा। देखो तो नहीं ना कट रहा है। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह कटेगा नहीं, लेकिन जिसके पास एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो वह कटेगा। और अब कौन ऐसे दो संख्या है जिसके पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और कौन ऐसा दो संख्या जिसके पास एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इतना क्लियर हो गया। चलो तो अब इसको हम सिद्ध करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखो तब कैसे सिद्ध होता है, इतना क्लियर होना चाहिए। रोक दूंगा। चलो तो देखो अब इसको सिद्ध करते हैं, तुमको एक बार में ही याद हो जाएगा, ठीक ना। उतना बाकी है तो कुछ फायदा करेगा इसमें। देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है। माना कि अंडर रूट, माना कि सॉरी अच्छा से लिख लेते हैं, यदि संभव हो तो माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखो हमको सिद्ध करना है कि अंडर रूट अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम कुछ माने हैं यदि संभव हो तो माना कि रूट एक परिमेय संख्या है। मान लिया जाए हम कोई चीज बता रहे हैं कि आज हम अखनी बोले कि अभी रात है, तो हमको सिद्ध करना होगा ना कि रात है कि नहीं। अगर हम रात को सिद्ध नहीं कर देंगे तो इससे मालूम हो जाएगा कि अभी दिन है। तो उसी प्रकार अगर हम रूट 3 को परिमेय संख्या माने तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं सिद्ध कर पाएंगे, तो यह कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी को हम सिद्ध करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, खाली लिखने की जरूरत होती है और कुछ नहीं, समझे हुए रहोगे तो आराम से लिखा देगा। तो पहला लाइन क्या लिखना है, यदि संभव हो तो माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। चलो अब आगे देखो, जब परिमेय संख्या होता है तो उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं कि नहीं, है ना। जब परिमेय संख्या होता है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P भी कोई एगो अंक होगा और Q भी एगो अंक होगा। तो देखो ये कोच है, जहां P एवं Q एक धन पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे और कोई नहीं है। ध्यान से देखो क्या कहा पहले, यदि संभव हो तो माना कि अंडर रूट एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जब परिमेय संख्या होता है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए अंडर रूट को P/Q लिख दिए। अब हमको P और Q के बारे में कुछ लिखना होगा कि P कौन है और Q कौन है। तो जहां P एक
धन पूर्णांक है। अब एक बात बताओ, धन माने कौन सी प्लस, अब पूर्णांक माने कौन सी जो पूरा पूरा हो, यानी 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है कि नहीं। जहां P एवं Q एक धन पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे कोई दूसरा नहीं है, एक के अलावे कोई दूसरा नहीं है, यानी P और Q ऐसा है जिसको एक खाली उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको अभी जस्ट बताए हैं। यानी कहने का मतलब है P और Q है तो यानी 3/5 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के पास सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो भी एक है। लेकिन अगर कोई कह देगा कि ये P/Q का मान 8/12 है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के पास क्या है, एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यानी P/Q की जगह 3/5 ले सकते हैं, चाहे 7/9 ले सकते हैं, यानी एक खाली उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, दो नहीं। ये बता दिए ये वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड, यही लिखने के कारण वो वाला समझाना पड़ा पहले। ये तो पूरा लाइन समझ में आ गया होगा। अब आगे के काम करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या चीज, इस बराबर के इधर भी स्क्वायर है, बराबर के इधर भी स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, √3 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर। चलो तो एक बात बताओ, √3 गुने √3, रूट खत्म हो जाता, 3 आता कि नहीं, क्यों, क्योंकि √9 में से एगो 3 निकलेगा, तो इसका कितना आएगा 3। अब देखो P के स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और Q के दुगना लिखेंगे तो Q स्क्वायर। इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, अब देखना इनमें 2 क्यू है कि नहीं, अगर कोई Q स्क्वायर है तो ये Q गुने Q हुआ था ना, Q स्क्वायर हुआ, तो देखो इसमें 2 है तो ये भागन है, इधर लाएंगे तो कोचिंग हो जाएगा गुना में, यानी 3 गुने Q बराबर P स्क्वायर बटा कोचिंग आएगा Q, एगो Q तो बचेगा ना या नीचे। चलो अब देखो यहां लिख रहे हैं, इतना लिखला के बाद अब यहां लिखेंगे, देखो क्या होगा 3Q, आगे कौन होगा P स्क्वायर बटा Q। अब देखो यहीं पर क्या होगा, एक बात बताओ, अगर हम इसको थोड़ा देरी के लिए P/Q को हम 3/5 मान लें, 3/5 थोड़ा देर के लिए, ताकि कुछ भी हो सकता है, 3/5 की जगह 7/9 भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा लेना है जिसके पास सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो एक बात बताओ, 3P बराबर है और Q बराबर कितना है 5, तो अब बैठाओ तो इस पर मान 3, Q कितना है 5, P कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे और Q कितना है 5, इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये आ जाएगा 15, ये कितना आएगा 9/5 आएगा। एक बात बताओ, ये 15 रुपया और क्या रुपया है 9/5, दोनों बराबर है नहीं। एक देखो ये पूरा के पूरा है और ये कौन है बाटा में, तब बाटा को इसको हम भिन्न कहते हैं, बाटा को क्या बोलते हैं भिन्न। लेकिन ये कौन हो गया पूर्णांक संख्या है कि नहीं, यानी पूरा पूरा है। तो बताओ बराबर के दोनों तरफ 2 चीज आ गया कि नहीं, एक तरफ पूर्णांक आ रहा है और एक तरफ भिन्न आ रहा है, तो ये गलत हो गया कि नहीं। यानी बराबर के दोनों तरफ हमको एक ही चीज आना चाहिए, यानी हम जोड़ बनाते हैं 4 + 2 तो कितना आता है 6 आता है कि नहीं। तो देखो बराबर के इनमें भी 6 रुपया है, अब बराबर के इनमें देखो 4 2 6 और 6, यानी कहने का मतलब है कि बराबर के दोनों तरफ एक ही चीज आना चाहिए, यानी बराबर के इनमें पूर्णांक है तो इनमें भी पूर्णांक आना चाहिए, इनमें बाटा में आ गया तो भिन्न आ गया, इनमें आंसर दशमलव में आएगा, ये पूरा पूरा नहीं आएगा लेकिन ये पूरा पूरा है, तो ये वाला मेरा क्या हो रहा है गलत हो रहा है कि नहीं। तो देखो अब यहां से क्या लिखेंगे, इतना तो सिर्फ बढ़ाए थे समझाने के लिए, ठीक ना, लिखना है यहीं तक, यानी हम बोलेंगे यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक संख्या है, इनमें कौन सी है बराबर के इनमें भिन्न, समझ में आ गया।
जो एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं होगा। तो खाली अब लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। उसके बाद फिर चुक में अतः हमारा माना हुआ कथन गलत है ना। यानी हम इसको P बटा Q के परमेय संख्या मान के चले तो हमारा कथन कुछ हो गया, गलत हो गया, बराबर नहीं आया। एक तरफ पूर्णांक संख्या आ गया, एक तरफ भिन्न संख्या आ गया, तो ये क्या हो गया, मेरा माना हुआ कथन गलत है। इसलिए लिख देंगे, इसलिए √3 एक अपरमेय संख्या है। तुम्हारा यही तुम्हारा हो गया क्लियर। सिर्फ इसमें लिखना रहता है, इतना तुम लिख दोगे तो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं काटेगा। क्लियर। देखो फिर से समझो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमको लिखना है कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या होता है तो उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद जब इतना लिख लोगे तो P और Q के बारे में लिख देंगे कि P और Q एक धन पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ इसको वर्ग कर देना है। वर्ग माने स्क्वायर चढ़ा देना है, तो स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 3 आ जाएगा, ये P स्क्वायर Q स्क्वायर। नीचे से एगो Q उठाकर इधर ले आएंगे तो गुना में आएगा तो 3Q। तो हम इसको आगे बढ़ाए थे तो पता चला था कि पूर्णांक संख्या है, अभी कुछ हो गया भिन्न, तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा क्योंकि इसका पूरा आंसर आ रहा है, इसका डॉट में आ रहा है, दशमलव में। तो इसी कारण हमारा माना हुआ कथन गलत है और √1 अपरमेय संख्या सिद्ध हो गया। समझ में आ गया। तो इसी कारण इसको एक बार दो बार आराम से अपने से सिद्ध करना, कुछ न करना, दम ठेठ भाषा में दम लिखा दिए, दम समझा दिए, ठीक ना। एक बार इसको रिवीजन कर लेना, दूसरा अपने आप है तुम्हारा सिद्ध होगा। इसी प्रकार अगर इसी के जगह √3 के जगह तुम्हारा √5 कर दे, क्या कर दे, 5 कर दे, तो कुछ नहीं करना, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, तो यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ 5 होगा, तो यहाँ 5 निकलेगा, यहाँ 5 निकलेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 होगा। बाकी वही चीज लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, खाली डिजिट अंक को चेंज करना है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसको आराम से 3 पर जाकर रिवीजन कर लेना, सिर्फ एक बार बनाना है, आराम से तुम्हारा दूसरा बार बन जाएगा, ठीक ना। तो इसको 3 पर लाकर रिवीजन कर लेगा। चलो ध्यान से, तो इसको रिवीजन कर लेना। और इसका अगला टाइप तुम्हारा कल बताएंगे, जो इसमें 3 टाइप के पूछता है। एक तो हो गया √3। चलो तो अब बाकी के तुम्हारा क्वेश्चन यानी टाइप है, इसमें 3 टाइप के पूछता है, जिनमें से तुम्हारा पहला टाइप हो गया और ज्यादा तुम्हारा यही टाइप अभी तक पूछा है, तो इसी कारण इस पर ज्यादा फोकस देना। तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में होगा।